देश में सारे बड़े बड़े पद महिलाओं के पास है आदरणीय भाभी जी। वो इसलिए क्योंकि महिलाएं बुद्धिमान होती है। 8 मार्च महिला दिवस के दिन मैंने पत्नी से पूछा, मैंने कहा ये बता महिलाएं काय का रूप है? पत्नी बोली शक्ति का। मैंने कहा पुरुष? बोले सहन शक्ति का। महिलाएं बुद्धिमानी से काम लेती है भाभी जी। मैं जब भी कोई नई कविता लिखता हूँ तो सबसे पहले पत्नी को बताता हूँ, सबसे पहले पत्नी को सुनाता हूँ। वो मुझे 500 रुपए देती है, कहती है प्लीज सुनाओ मत। एक दिन मैंने कोरोना काल के दौरान आदरणीय दादा मैंने पत्नी से अजीब सवाल किया। मैंने देख भगवान राम को वनवास हुआ था, उसके बावजूद सीता माता राजमहल के सारे सुख छोड़ के उनके साथ जंगल में चली गई। इस बात से तुझे मिली कोई सीख है? पत्नी बोली हाँ, जिसकी 3-3 सास हो उस बहू का जंगल जाना ही ठीक है। आदरणीय संगीता दीदी महिला बहुत बुद्धिमानी से काम लेती है। कोरोना काल के दौरान जब मेरी पत्नी गांव गई तो मैंने 4 घंटे बाद फोन लगाया। मैंने कहा पहुंच गई क्या? बोले हाँ पहुंच गई। मैंने कहा यात्रा के दौरान मेरी याद नहीं आई क्या? बोले आई थी ना। मैंने कहा कब? बोले स्टेशन पे कूली नहीं मिल रहा था तब। वाह वाह। महिलाएं बुद्धिमानी से काम लेती है। आपको सिद्ध करके बताता हूँ। एक दिन मैंने पत्नी से कहा भाभी जी कोरोना काल के दौरान मतलब देख अगर तू किताब होती तो तुझे रोज पढ़ता। पत्नी मुस्कुराई, बोले काश अगर आप कैलेंडर होते तो हर साल बदलती। ये परिवार ऐसे नहीं चलते। जब पत्नियां अच्छी मिलती है तब परिवार सफल होते हैं। तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी है। जरूरी नहीं है कि तालियां बजा, आप अच्छा सुन रहे हैं कि पत्नी अच्छी मिली तो घर सजा देती है। पत्नी अच्छी मिली तो घर सजा देती है, अगर पत्नी अच्छी नहीं मिली तो पूरे घर को सजा देती है, पूरे घर को सजा देती है। कोई चैनल बड़े नहीं होते। सम्माननीय अशोक नागर दादा ने कहा भी है कि चैनलों पे कभी आए हैं, चैनल बड़े नहीं होते। आदरणीय बाबूजी गोयल बाबूजी, मैं सब टीवी की शूटिंग के लिए बंबई गया था तो एक महिला मेरे पास आई, मुझसे बोली मद्रासी जी आपका बेटा अंगूठा चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़वाई? मैंने कहा बहन जी मैंने उसकी चड्डी ढीली सिलवाई। मैंने कहा बहन जी मैंने उसकी चड्डी ढीली सिलवाई। वो बोली इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा जब दोनों हाथ से चड्डी पकड़ेगा तो अंगूठा कौन से हाथ का चूसेगा? सवाल करो जवाब मिलते हैं। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ बाबूजी, हमारे वहाँ पर हेड क्लर्क है नायडू मैडम। हेड क्लर्क है नायडू मैडम, हमेशा माथे बड़ा सा टीका लगाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा मैडम आप इतना बड़ा टीका क्यों लगाती? बोले पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। हर भारतीय महिला चाहती है भाभी जी उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी लंबी आयु हो। मगर मैंने एक दिन देखा नायडू मैडम छोटा टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम क्या हुआ? बोले आपके भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब मैडम दूसरे दिन आई तो उससे बारीक टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम, बोले आपके भैया को आईसीयू में रेफर किया गया। जब मैडम तीसरे दिन आई तो माचिस के गुल जैसा बारीक सा टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम, बोले नहीं आज उनका ऑपरेशन है। उसके बाद वो मैडम 20 दिन तक ऑफिस में नहीं आई। 20 दिन का जब वापस ऑफिस में आई तो फिर से बड़ा टीका लगा के आई। मैंने कहा भैया ठीक हो गए? बोले वो तो निपट गए, मैंने दूसरी शादी कर ली। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आनंद ले कि बस में सफर करते हुए एक महिला ने कंडक्टर से पूछा बस में कितने घंटे रहते हो भाई? कंडक्टर हाजिर जवाब था, बोला 14 घंटे सरकारी बस में रहता हूँ और 10 घंटे पत्नी के बस में रहता हूँ। 14 घंटे सरकारी बस में और 10 घंटे पत्नी के बस में रहता हूँ। मुझे मेरा पता है कैसे सहता हूँ, कभी इसके कभी उसके बस में रहता हूँ, कभी इसके कभी उसके बस में रहता हूँ। वाह वाह वाह। आपकी कमजोर तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। 6 दिन पहले मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोले घर में प्रसाद के लिए आओ। मैं घर पहुंचा तो उसका बेटा सामने आया, बोले अंकल नमस्ते, लो पानी पियो। मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? बोले अंकुश। मुझे बहुत खुशी हुई, कितना अच्छा नाम है अंकुश। मैं पानी पी रहा था तो एक बच्ची सामने आई, बोले अंकल नमस्ते। मैंने मित्र की तरफ देखा, मित्र बोला ये मेरी छोटी बेटी प्रगति। मैंने कहा गजब कर रहा है, तू पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। वाह 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 वाह। विसंगतियों से हंसी निकल के आती है। अच्छा सुन रहे आप, अच्छा सुने, तालियों की मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करूंगा। मैंने कहा गजब कर रहा है, तो पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। आदरणीय गोयल बाबूजी आप एडवोकेट है, मेरा एक दोस्त एडवोकेट है, एक डॉक्टर है। हम तीनों साथ में बैठे थे। मेरे डॉक्टर दोस्त ने अनायास ही कह दिया, बोले हम डॉक्टर है, सफेद कोट पहनते कितने अच्छे दिखते, तुम वकील हो काले कोट क्यों पहनते? मेरा वकील मित्र नाराज हो गया। वह बोला हम काले कोट थोड़ी पहनते, हमारे कोट भी पहले सफेद थे, वो तो हमारे कारनामे देखकर काले हो गए।
विसंगतियों से हास्य निकल कर आता है, अच्छी अच्छी बातें सुनने का प्रयास करे। मुझे एक अच्छी घटना याद है, आजकल बाबाओं का जमाना है। एक ट्रेन में बाबा जा रहे थे तो टीसी ने उनसे पूछ लिया, बोले बाबा कहाँ जा रहे? तो बाबा बड़े जोशो खरोश में थे, आजकल बाबा बड़े जोशो खरोश में है, उत्साह में है। तो बाबा ने भी जोश जोश में कह दिया, बोले बेटा वहीं जहाँ भगवान राम पैदा हुए थे। बोले बेटा वहीं जहाँ राम पैदा हुए थे। तो टीसी ने कहा, बोले अच्छा बाबा आप अयोध्या जा रहे हैं? बोले हाँ बेटा अयोध्या जा रहा। बोले टिकट बताओ। बोले बेटा टिकट तो नहीं है। तो उस टीसी ने 2 पुलिस वालों को बुलाया, बोले बाबा चलो। बोले बेटा कहाँ? बोले वहीं जहाँ कृष्ण पैदा हुए थे। जैसा दिखता वैसा होता नहीं बाबूजी। कई तरह के बाबा हुए, आधे से ज्यादा बाबा जेल में है, 2-4 बाबा बाहर है, पर सभी बाबा बुरे नहीं होते। एक बाबा तो बेचारे बहुत अच्छे, जिन्होंने सभी से कहा योग करो योग करो योग करो। हम सब लोग योग करने में लग गए, बाबा उद्योग करने में लग गए। बाबा मेरा एक दोस्त है जिसने कसम खाया कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। एक दिन सुंदर सी महिला के साथ दिखा, इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं उसने ही कहा ये तेरी भाभी है पगले। मैंने कहा तूने तो कसम खाया था कभी शादी नहीं करूंगा। बोले हाँ इसने भी कसम खाई थी कभी शादी नहीं करूंगी। दोनों के विचार मिले, फिर हमने शादी कर ली। मैंने कहा कब हुई शादी? बोले 3 साल हो गए। मैंने कहा बाल बच्चे? बोले बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले विचार नहीं मिल रहे। वाह वाह। एक दिन दोनों सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, काफी खुश नजर आ रहे थे। मैंने कहा कोई खुशखबर दे रहे हैं? बोले हाँ हम तलाक ले रहे हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी आनंद ले कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने मित्र से पूछा आपके पास पेन है क्या? मित्र के पत्नी ने मित्र से पूछा आपके पास पेन है क्या? मित्र सहजता से बोला बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है? अब पेन की क्या कमी है? सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है, सारा पेन तो तुम्हारा है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी आनंद ले कि दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण। भाषण के बाद कुछ कार्यकर्ता मंत्री जी के पास आए, बोले सर आपने दारूबंदी पर अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया है। तो मंत्री जी हंसकर पीए से बोले देखा मैं जनता की नस टटोल लेता हूँ, सच बात तो ये है पीकर भी अच्छा बोल लेता हूँ। हम विसंगतियों से हाथ ढूंढने का प्रयास करते हैं सर। अच्छी अच्छी बातों को सुने। ये भगवान कृष्ण की नगरी, अच्छे संस्कारों की नगरी है। मुझे एक अच्छी घटना याद है, संगीता दीदी सुनना। उधर एक साधु बाबा मोहल्ले में आए, एक लड़के से पूछा, बोले बेटा अपने मोहल्ले में भगवान कृष्ण का मंदिर कहाँ है? तो लड़का बेचारे स्कूल जाने के फिराक में था। बोले महाराज जी आप ऐसा करो, आप सीधा जाना, सीधे जाके बाएं पलटना, बाएं पलटना एक बड़ा सा जो मंदिर दिखेगा वही भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो महाराज ने कहा बोले बेटा तू शाम को क्या करता? बोले कुछ नहीं। बोले महाराज जी खेलते रहता। बोले बेटा शाम को मंदिर में आ भगवान कृष्ण जी के, वहाँ मेरा प्रवचन है। उस लड़के ने मासूम से पूछा, बोले महाराज आप प्रवचन में क्या करते? बोले बेटा मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बताता हूँ। बोले महाराज जी मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले आपको ढंग से भगवान कृष्ण के मंदिर का रास्ता नहीं मालूम, आप स्वर्ग जाने का रास्ता बता रहे। जिसे जो रास्ता मालूम रहे उस रास्ते पे चले। कोरोना काल के दौरान बाबूजी न जाने हमारी हंसी कहाँ गई। तब मैंने एक सार्थक पंक्तियां लिखी आनंद ले, उसके बाद एक कविता पढ़ के इस मंच से मैं बैठ जाऊंगा कि कोरोना काल के दौरान पंक्तियों का आनंद था कि अखबार में विज्ञापन छपा था क्या आप तनावग्रस्त हैं? सम्मान्य अग्रवाल जी पंक्तियों का आनंद ले कि अखबार में विज्ञापन छपा था कि आप तनावग्रस्त है, 100% गारंटी, तनाव से मुक्ति पाइए, हमारे शिविर में आइए। मैं शिविर में पहुंचा, काफी भीड़ थी। एक आदमी कुर्सी पे बैठकर कुछ लिख रहा था मगर तनाव में दिख रहा था। मैंने पड़ोस में बैठे व्यक्ति से कहा उसे देखिए शिविर में आकर भी कितने तनाव में दिखता है। पड़ोसी ने कहा धीरे बोलिए, वही आज के वक्ता है। वाह वाह। जहां वक्ता ही परेशान हो वहां आसपास से हंसी को ढूंढे। तब किसी ने 2 अच्छी पंक्तियां लिखी है कि फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से न्यायाधीश ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला जज साहब मेरे बदले आप लटक जाइए। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई सभी पुलिस विभाग में है। हमारे खानदान में मैं अकेला कवि हूँ। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहाँ। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा गोयल बाबूजी, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा बाबूजी ठीक है। मैं पुलिस के भर्ती में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले क्यों रे मद्रासी, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, फिर भी तो होना है पुलिस में भर्ती। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा साहब मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया कि मेरे भरोसे पे मत रहना।
वो साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मद्रासी छाती फुलाओ। अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा कमिश्नर साहब मैं अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मनोज छाती और फुलाओ। मैंने अपनी छाती और फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा साहब मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मद्रासी छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फूल जाए। मैंने कहा सर 2 लाख तक दे सकता हूं। साहब ने तुरंत कहा सिलेक्ट। उतने में एक कांस्टेबल आया, बोले आपका चयन हो गया मद्रासी जी, आपको 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलेंगी, पहनने के लिए 2 वर्दी मिलेंगी और एक क्वार्टर। मैंने उस कांस्टेबल से कहा आज संडे का दिन है, एक क्वार्टर में क्या होता। मैं गोयल बाबूजी पुलिस में भर्ती तो नहीं हुआ, पर मैंने वहां से 4-6 पंक्तियां उठा के लाई, आनंद ले। कल्पना करे कि रात का समय कोई ऐसा प्रसंग सामने आ जाए कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा कि तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे। कुत्ता बोला जगे मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। कुत्ता बोला जगे मगर पुलिस के मुंह कौन लगे। जैसे ही पुलिस की जीप बड़ी आगे, 2 चोर आ रहे थे भागे भागे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे। मैंने चोरों से कहा शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके हमने। वाह। इस दौर की अंतिम कविता किसी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है बाबूजी कि कोई तानसेन बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कानसेन जो तानसेन को सुनता है। आप सुनने वाले बड़े हैं, हम टीवी के कलाकार बड़े नहीं है। इन पंक्तियों को मैं सम्मानीय मेरे दादा आदरणीय अशोक नागर जी के चरणों में सौंपता हूँ। जो बड़े वो श्रोता होते हैं, मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। 6 दिन पहले मैं इंदौर गया था, समय बहुत कम बचा था। संचालक ने कहा शॉर्ट में कविता पढ़ना। मैं मंच पे खड़ा हुआ, मैंने कहा 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ, चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां चाहूंगा। एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले मद्रासी चौथी पंक्ति सुना। बाबूजी मैंने जल्दी जल्दी में 4 पंक्तियां सुनाई। वो बुजुर्ग उठकर मंच पर आए, बोले मैंने आपको सब टीवी के मशहूर कार्यक्रम वहाँ क्या बात में सुना था, आज यहाँ सुना, क्या लिखते हैं आप। उनके चरण छुए। मैंने कहा बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखते हैं आप। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। आप सभी को, गोयल जी को, सम्मानीय मफतलाल अग्रवाल जी को और पूरे समिति को ये पंक्तियां सौंपता हूँ कि अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप। वे बोले कमाल है, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, बाजार से लाकर ताजे फल खिला रहा हूँ और मेरे जन्मदिन की खुशियाँ गम में बदल रही है कैसे। और मरीज से बोले क्यों रे, ताजे फल खा के तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे। तो मरीज ने हाथ जोड़ते हुए कहा बाबूजी आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं, फल करनी के अच्छे होना चाहिए, फल करनी के। और एक व्यंग की घटना आप तक सुनाता हूं मैं, आपको बहुत आनंद आएगा, इस बात की मेरी जवाबदारी। चुनाव हमारे होते रहते हैं, आपको पता ही है ना। चुनाव के पहले एक नारा था जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। जैसे जो भी खड़ा हुआ उसका नाम लेते थे, जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। अभी 4-5 साल से वो नारा बदल गया। अब नारा ये हो गया दादा की झलक सबसे अलग। दादा 3 महीने से नींद नहाया हो तो भी दादा की झलक सबसे अलग, सबसे अलग। दादा अनपढ़ अंगूठा टेक हो तो भी दादा की झलक सबसे अलग। अब वो लड़के चिल्ला रहे दादा की झलक सबसे अलग। चुनाव चल रहे थे, दादा की झलक सबसे अलग। वो दादा भीतर गया तो बाहर नहीं आ रहा, तो एक लड़के को बुलाने भेजा, दादा को बुला यार कब तक चिल्ला, दादा की झलक सबसे अलग। ये भीतर बुलाने गया और दादा दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया, तो फिर तीसरे को दूसरे को बुलाने भेजा, जा उसको बुला ले, दादा आ गए। बोलेंगे बाहर दादा की झलक सबसे अलग। तो वो जो गया था भीतर, वो भीतर से कह रहा तुम तुम्हारे हिसाब से बोलो, दादा की झलक सबसे अलग, मैं भीतर ही रहूंगा। बोले क्यों? बोले भाभी की झलक दादा से भी अलग। ये स्थिति चुनाव ने कर दी। टिप्पणी अच्छी। अब ये स्थिति हमने कर दी। अब क्या हुआ कि एक आदमी चुनाव में खड़ा हुआ,
अब उस बाबू पटेल का ये चक्कर हो गया कि वो ग्राम पंचायत के चुनाव में 100-150 वोट से हारने की आशंका। तो एक दलाल ने राय दे दी कि अगर काकी को मैं बात कर लेता हूं, अगर काकी फार्म भर दे और चुनाव लड़ ले और 150 वोट काट ले तो बाबू पटेल की मिसेस आराम से जीतेगी पटलन, मतलब महिला सीट थी। अब उसके पास गए, बोले कब तक आदमी से आलू प्याज बिकवाएगी? बोले दादा क्या करें? अरे बोले चुनाव फार्म भर, महिला सीट है। बोले दादा वोट कौन देगा? बोले हम दिलाएंगे, गांव वाले देंगे। अरे बोले दादा पैसे नहीं है। बोले मकान किसके नाम? बोले मेरे, बेच दे। अरे दादा फिर रहेंगे का? फिर तो हम नूह में जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी होगा वैसे हो जाएंगे। अरे बोले महीने 2 महीने किराए के मकान में रह लेना, उसके बाद तो कल्ली भाभी तू करोड़ों कमाएगी। मकान बेच दिया कल्ली भाभी ने, चुनाव लड़ा, फार्म भरा, वोट डल गए, रिजल्ट आया तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त हो गई। अब कल्ली भाभी और उसके हस्बैंड के पास एक ही काम बचा, रोज सुबह उठे, मुंह धोए, चाय पिए और उसको ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते। 6 महीने बाद कल्ली भाभी के हस्बैंड की नजर उस दलाल पे पड़ी तो इसकी पीड़ा कैसे निकली होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा मारामारी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होती चुनाव में। हम तो कांग्रेस और भाजपा वाले 2 है, आपके यहाँ तो बुआ को झेलो, भतीजे को झेलो, फिर यहाँ एक आदमी आता है कांग्रेस में कहीं का खड़ा होता है, वो योगी जी तो बॉस है ही सही, भगवान भी डरे उनसे। तो बोले योगी जी आज भगवान खुद भीतर चले जाते हैं, बोले ये बात करके चले जाए फिर बात करें। ये तो मैं निवेदन। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद जब इसकी नजर उस दलाल पे पड़ी तो इसकी पीड़ा कैसे व्यक्त हुई। अबे ओ चोर, तू चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने भी खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नोटंकी थी पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी। अगली लाइन में कोई व्यंग हो गया हो तो ताली बजाना। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे? तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी। वाह 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 वाह, तूने तो शहद भी शक्कर डाल के। और क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे फिर तो कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। मकान बेचने के बाद रुपये कम पड़े तो गाय, भैंस, बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए, और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें आई, वो 4 मुर्गियां बची थी तो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया। क्यों रे, आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 1426 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। 1 अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 तंबोली, 15 अल्लाह बेली। वाह वाह साहब, वाह 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 वाह। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 220 वोट से जीत कर। ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर। कल्ली की तो जमानत भी गई, मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। वाह 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 वाह, क्या व्यंग है। जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी भाई के घर में पड़ा था। वाह वाह। चुनाव में क्या कि हमारे गांव में चुनाव थे, आपके यहाँ तो ज्यादा लफड़े, हमारे यहाँ बहुत प्रेम भाव से ही चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। एक मंत्री जी को बुला लिया डायरेक्ट, सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन था।
मंत्री जी ने फीता काटा, लोग चिल्लाए, बीच में से फीता कटता आपने साइड से काट दिया। बोले इधर ही तो साइड में बाथरूम लेटरिन बनी थी, तो जिधर बना ही उधर कटा। अरे बोले नहीं वो बीच में ही कटता है, जोड़ो। बोले जोड़ दो, फिर काट देंगे, फिर काट दिया। मंत्री जी ने भाषण शुरू करे, जब तक हमारी सरकार है हम देश में सुलभ कॉम्प्लेक्स की कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार 5-5 किलोमीटर पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाएगी। एक कार्यकर्ता बोला इस एरिया में लोग भूख से मरे हैं यार, इधर नहीं बनवाएगी, उधर बनवाएगी। तब तक एक 65 साल के बूढ़े आदमी पे मंत्री जी के नजर पड़ी, तो उससे पूछ लिया, बाबा हिंदुस्तान की आजादी को आज 65 साल 6 महीने और 26 दिन हो गए, तू बता तुझे पूरा आराम मिला कि नहीं मिला? वो गरीब बोला, हुजूर अब तो भाड़ में पड़े हुओं से भी पूछने लग गए तू जला कि नहीं जला। मंत्री जी चले गए। चुनाव चल रहे, नगर पालिका के पोस्टर लगे, पूरा शहर होर्डिंग से भरा हुआ है। पीपल के पेड़ के नीचे 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा। आधे पोस्टर में बाबू पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति। मैंने कहा नई समिति है क्या? बोला रात को बने 1:30-2 बजे। मैंने कौन कौन है नई समिति में? नहीं, इसके बाप ने भगा दिया घर से, अभी तो पटेल अकेला ही है। आधे पोस्टर में पटेल की योग्यताएं लिखी, कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, जुझारू, आधी रात को हाजिर होने वाला लीडर। मैंने कहा पटेल आधी रात को दिन में चले जाते हैं? नहीं, दिन में कार्यकर्ता जाते हैं, फिर रात को हम जाते हैं। पोस्टर देख के मैं घर आने लगा था, अम्मा आ रही पीछे से दौड़ी दौड़ी, पहले की तरह तेरे दादा का ध्यान रखना ना, अगर दिल्ली भेजना है। मैंने कि दादा 80 साल के फिर खड़े हो गए, आखिरी बार ट्राई मार रहे हैं। मैंने कि लड़के किन के? ये मेरे ही है। मैंने कि ये बड़ा? बोले वो 25 साल का, ये 20 साल का, ये 15 का, ये 10 का, वो एक पीछे 5 का। मैंने कि अम्मा हाँ, सब बच्चों की उम्र में 5-5 साल का अंतर कैसे मेंटेन करा? तेरे दादा तो नेता है ना, दिल्ली में ही रहते थे, चुनाव के टाइम पे ही गांव आते थे। मैंने कि अम्मा बुढ़ापे में झूठ मत बोलो, वो 2.5 साल का है। हो, बीच में एक मध्यावधि हुआ। मैं घर गया, मेरा छोटा है अपना घर, 14x40 का। मेरे को मेरे ही घर में घुसने की जगह नहीं, इतने आदमी खड़े। मैं कैसे आए? जनसंपर्क। तो इकट्ठे आ गए। हाँ, पे कहाँ बार बार चाय बनाएगा तू, प्रोग्राम में रहता है। चाय पोए जलेबी जो करना एक बार करा देना, खत्म कर। मैंने कहा मैं मेरे घर में घुस के 1 गिलास पानी पी लूं? हाँ पी ले, पर याद रखना दादी कूदी है। मैंने कि दादी कहाँ कूदी? ये चुनाव में कूदी। मैं दूसरी बार घुसा, दूसरा चिल्ला रखा, पंडित चाची लड़ रही। मैंने रिपोर्ट डाल, पहले भी लड़ती थी। बोले नहीं, अब मेरे से नहीं लड़ती, चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। मैं तीसरी बार घुसा, तीसरा चिल्लाया, इस बार भाभी को उतार रहे हैं। मैंने पहले डैडी को उतारा था तो डेड बॉडी बाहर रही थी, तेरा कुआं गहरा है। बोले नहीं, कुएं में भाभी नहीं उतरी, मैं फिर चुनाव में उतार। मैं चौथी बार घुसा और चौथे ने कोई ढंग की बात की हो तो प्रत्येक वो श्रोता जिसने अभी तक एक बार भी ताली बजाने की जहमत नहीं की, वो भी ताली बजा देना। मैं अभी रुको, पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर रखना, ये अकल अपन में होनी चाहिए। मैं चौथी बार घुसा और पीछे से एक चौथा चिल्लाया, मिसेस का ध्यान रखना। मैं किसकी मिसेस? मेरी। मिसेस तेरी और ध्यान में रखूं? नहीं, वो खड़ी है। मैं खड़ी है तो बिठा दे। ये पहले भी तो बैठी थी। नहीं, पहले मैं नहीं बिठाई थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। अच्छा, क्या था? डूबता सूरज। इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं, इस बार भागती भैंस है। मैंने कहा क्यों रे घोंचू, भैंस तो बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस के पीछे। नहीं, पीछे मिसेस खड़ी डंडा लेके, अब तो भागना ही है। अब तो पोस्टर छप गए। पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया, भीतर की जेब से पोस्टर निकाला। मैंने बड़ी मुश्किल से घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने क्यों रे, इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है।
इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा, चुनाव चल रहा, कोई फिरी नहीं गाँव में, इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा। अल्ले क्या उतने ही बात कलता लेगा, मैं भी खला। मैंने तेरे हाथ में पट्टा डाला, पाँव में प्लास्टर चढ़ा, तो फिर क्यों खड़ा? म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़ा। मैंने कहा कुर्सी पड़ी, तू बैठ जा, खले होने का टाइम तो यही है। जिंदाबाद। मैंने कहा फिर खड़ा हो जाना, अभी तो बैठ जा, तेरे हाथ में पट्टा डाला, पट्टा डाले तो क्या वोट नहीं डलते? मैंने कहा बैठ जा, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो हड्डी खिसक जाएगी। बैठ जाऊंगा तो कुर्सी खिसक जाएगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा? तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उतने आदमी बदल लिया। अरे तो लड़के कहाँ हैं? मैंने पूछा लड़के कहाँ हैं? 2 जेल में है। 2 जेल में, और दो को अभी पुलिस ढूंढ रही है। अरे तो क्यों रे, पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो गई। अरे तो तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा ही क्यों हुआ? नहीं फिर कहाँ खड़ा होता? फिर कहाँ खड़ा होता? मैं जहाँ खड़ा होता था वहां कोई खड़ा नहीं रहता था। तो फिर गांव वालों ने राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम गया, जाओ चुनाव में खड़े हो। जब से यहीं खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम रोटी का टिफिन दे जाती है। अच्छा तो घर में तेरी बेटी अकेली है? मतलब नहीं, अकेली थी कल तक, रात को जमाई साहब छूट के आ गए। जमाई साहब क्या नाइट शिफ्ट में थे? आई मीन फैक्ट्री से छूटे? नहीं, वो फैक्ट्री में क्यों लगेंगे? तो कहां से छूटे? जेल से छूटे। हमारे तो उधर ही जाते हैं, उधर से ही आते हैं। पूरा खानदान अच्छा है। जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण पुलिस ले गई। अगले जवाब पे आपकी तालियां जरूरी है। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के कारण। कब छूटे? 15 अगस्त को जब सब छूटे। अब वो एक हकला, क्या हकला मफतलाल भैया, वो कोई से बात नहीं कर रहे, आकड़ के खड़ा खाली रहते नहीं, कहीं हारे तो हार जाएंगे लेकिन हाथ नहीं जोड़ूंगा। मैंने पूछा तू कैसे खड़ा? यूं ही खाली पीली खड़े। अरे तो अपने गांव में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव चल रहे हैं यार, और लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रत्येक घर से एक आदमी खड़ा, और तू खाली पीली? मैं तो खाली पीली खड़ा था। अरे तो क्या तेरे घर से कोई खड़ा नहीं हुआ क्या चुनाव में? नहीं, यूं तो खड़े हैं ना, बड़े पापा खड़े हैं। बड़े पापा जिनको 2 साल पहले लकवा मार गया, वो 2 साल से घर में ही तो पड़े। हाँ, 2 साल से घर में ही पड़े, तो फिर घर वाले बोले तब इनको कर दो खड़े। अरे तो क्यों खड़े? इसी बहाने थोड़ा घूम फिर लेंगे, गांव वालों की खबर ले लेंगे। अरे पर इस हालत में इस लकवे के मरीज को कैसे घर घर ले जाओगे? इस बार तो खटिया सही थी, निकलेंगे। और अगली बार तो हालत और बिगड़ेगी, तो लोग घर पे ही खबर लेने आएंगे। मैंने कहा काम का क्या होगा? काम किसे करना है? बड़े बाबा को तो खटिया पे पड़े पड़े मतदाताओं से राम राम करना। फिर जनता से वोट की अपील कौन करेगा? हम 4 भाई हैं, तुम क्या बोलोगे? हम जनता से बोलेंगे कि ऊपर बड़े पापा पड़े हैं, इनको आगे बढ़ा दो, ये 80 साल के होगा, अब इनकी एक बटन और दबा दो। मैंने कहा क्यों रे, ये सूखे नल, फूटी गटरें, उखड़ी सड़कें, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, उधर सूरों के झुंड, इधर मच्छरों की भरमार, वहां स्वाइन फ्लू, इधर डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा? जनता देखेगी। जनता कब तक देखेगी? 5 साल। और कभी सम्मेलन कितना टेंशन हो जाते हैं। यहाँ तो पुलिस वाले नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। ऐसे यहाँ पुलिस अगर पीछे खड़ी भी हो तो मैं यहाँ की पुलिस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ की पुलिस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जो दो वो रख लेती है। ताली उन्होंने बजा जो भुक्तभोगी है।
हमारे नागदा की पुलिस खराब है भाई साहब। हाँ सुनिएगा चेक्स वाले भाई साहब, हमारे नागदा की पुलिस में एक बार पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस वाले भाई साहब चोर को मार रहे और मारने के साथ अनशन गालियां दे रहे। तो मैंने उन्हें एक दोहा सुनाया, मैंने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरण को शीतल करे आपो शीतल हो। वो बोले अब ये पंक्तियां मेरे से सुना, पुलिस वाले की पंक्ति अच्छी लगे तो ताली बजाना सारे लोग। वो पुलिस वाला बोला कि ऐसी गाली दीजिए चोर चरण में आए, आधा माल खुद रखे और आधा हमें दे जाए। ये पुलिस की स्थिति है। और पुलिस कितना शब्द है भाई साहब, 3 अक्षर का तो शब्द है, पू ली स। पू मतलब पुकारा, ली मतलब लिया और स मतलब सटका। इतना सा तो मामला है। तब जाके कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि पति ने पत्नी से कहा कि मैं पति की जगह गणपति होता तो कितना अच्छा होता, तू मुझे रोज देसी घी के लड्डू खिलाती तो मेरी हेल्थ सुधर जाती। तो पत्नी ने कहा तुम्हारी हेल्थ के साथ साथ मेरी भी तो हेल्थ सुधर जाती, मैं भी तो रोज देसी घी के लड्डू खाती और हर साल तुम्हारा विसर्जन करके नए गणेश जी ले आती। शादी के समय भी एक फोटोग्राफर आ गया है, नया गणेश जी देख रहे हैं, बोला कि दवे जी आपका फोटो लेना। मैंने कि ले, पहले मेरा फोटो लिया, 3 फोटो और चलता बना। आधे घंटे बाद आया, बोला दवे जी आपकी पत्नी का फोटो लेना। मैंने कि ले, एक इधर से एक उधर से, एक सामने से, स्टूल पे चढ़ जा, बेंच पे चढ़ जा, गोढ़ी पे चढ़ जा। मेरी पत्नी से बोले घूंघट को थोड़ा नीचे कीजिए, इधर देखिए उधर देखिए, मुस्कुराइए, ऊपर गर्दन कीजिए। मैंने कि क्या कर रहा है? फोटोग्राफर बोला मैं भाई साहब सेट कर रहा हूँ। मैंने तू सेट करेगा तो मैं तेरे को भेंट करूंगा क्या? बड़ी मुश्किल से तो मामला सेट हुआ ना, उसमें तू आधी रोटी में दाल लेने के लिए आ गया है। तो और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। ये चाय की बातें हो रही थी, बहुत सारी चाय पिला दी भाई साहब ने, चाय पिला करके हमारे को संतुष्टि किया। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि वो लल्लू चाय वाला जब चाय बनाता है तो चाय पी करके मजा आता है, ग्राहक उसी के गुण गाता है, मगर तेरे हाथ की चाय पीकर कभी सभी ही मजा आता है, बाकी तो मूड खराब हो जाता है। बता उसके चाय बनाने में और तेरे चाय बनाने में क्या फर्क है और इस विषय पर तेरा क्या तर्क है? तो पत्नी ने कहा कि लल्लू चाय वाला जब चाय खराब बनाता है तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाता है, लेकिन हमारा ग्राहक घूम फिर कर झक मार कर हमारी दुकान पर ही आता है, क्योंकि ग्राहक और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है, वो टेम्परेरी और हम परमानेंट है। हम परमानेंट है। ना घर हो ना घर वाली हो, चाहे जेब भी खाली हो, मगर चाल ढाल हो मतवाली, और एक बार धमाकेदार ताली हो, एक बार धमाकेदार ताली हो। देखो साहब हम तो पत्नी पीड़ित आदमी है। हमारे भाई साहब ने हमारे को बुलाया, हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली की पत्नी से कुछ दिन की दूरी बनी। और ये भाई साहब मफत लाल जी इतने प्यारे व्यक्ति है। भाई साहब एक बार अमेरिका से कवि सम्मेलन का ऑफर आया, बोले दवे जी आपको आना। मैंने किया हुआ पर एक आदमी साथ में लाऊंगा। वो बोले ऐसा क्यों? मैंने कि मेरी स्टाइल ऐसी, मैं कहीं भी अकेले नहीं जाता हूँ, एक आदमी को साथ में ले जाता हूँ। बोले लिया ना, उसका भी खर्चा उठाएंगे। मैं सबसे पहले नागर जी के पास, मैंने नागर जी अमेरिका चलना है। बोले अपने पास टाइम नहीं। गोपाल के पास, मैंने गोपाल तो क्या टाइम नहीं। मैंने कहा कोई ढंग का आदमी बताओ। तो क्या हमारे यहाँ एक ही आदमी है, मफत लाल जी अग्रवाल। मैं इनके पास, मैंने भाई साहब अमेरिका चलोगे? ये बोले चलने को तो अपन चांद पे भी चलेंगे, पर पैसे कौन देगा? पहले ही यहाँ कार्यक्रम में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। और मैंने कहा भाई साहब टेंशन मत लो, पैसा सामने वाला देगा, बस आपको अंग्रेजी बोलना आनी चाहिए। इनने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कमलेश दवे, जितनी अच्छी अंग्रेजी मेरे को आती पूरे मथुरा में किसी को नहीं आती। मैं पत्रकार हूँ राष्ट्रीय स्तर का। मैंने क्या बात कर रहे थे कि हाँ सही कह रहा हूँ। अब ये और हम दोनों अमेरिका में, अपन भारतीय लोगों की क्या आदत है, अभी तो कई लोगों ने यहाँ तंबाकू खाई होगी और पिचकारी दरी के नीचे ही फेंक दी होगी। कई लोगों ने बीड़ी जला के उसी बुझाई ढिशक्यों, वो सुबह टेंट हाउस वाला रोए, अपने को कुछ नहीं। तो हम दोनों, और भाई साहब कवि सम्मेलन में भीड़ जरा सी है, आप तो 1000 के भी नहीं है। कवि सम्मेलन होते हैं लाखों की भीड़ होती है। एक बार इतनी भीड़ थी कि उठने की जगह नहीं थी। एक लड़का उठ के गया कि यार मैं आता हूँ। तो दूसरे ने पूछा गोपाल ने कहाँ जा रहा है? तो क्या तंबाकू थूकने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या बेवकूफ, तंबाकू थूकने के लिए उधर जाने की जरूरत क्या है? पड़ोसी की जेब में थूक दे। वो बोला पड़ोसी की जेब में थूक दिया और उसको पता चल गया तो कि बेवकूफ घंटे भर से मैं तेरी जेब में थूक रहा, तेरे को पता चला क्या? ये घटना है भाई साहब। तो हम दोनों अमेरिका में, अब देखना लेना मजा हमारे मफतलाल जी और मैं, हम दोनों ने मूंगफली ली और छिलके रोड पे फेंक दिया। उधर से एक अंग्रेज आया हट्टा कट्टा चड्डा पहन के, और जैसे ही छिलके देखे अंग्रेजी में गाली देना शुरू, इडियट फिडियट एंड बैंड सेंड गवर्नमेंट मास्टर फास्टर। मैंने कहा मफतलाल जी गाली दे रहा है? ये बोले समझ में आ रही है। मैंने कहा अंग्रेजी में जवाब दो। ये बोले एक गलती माफ, दूसरी किसी ने गलती करी तो पूरी फाइल
साहब। मैंने कहा ठीक। हम आगे बढ़े, हमने केले लिए और छिलके रोड पे फेंक दिए और उधर से एक मैडम है स्कर्ट फिस्कर्ट पहन के, और जैसे ही छिलके पे पैर रखा है बापड़ी धड़ाम से गिर पड़ी और खड़ी होते से गाली देना शुरू, इडियट पीडियट एंड बैंड सेंड गवर्नमेंट। मैंने कहा मफतलाल जी गाली दे रही है। ये बोले समझ में आ रहा है। मैंने समझ में नहीं, अंग्रेजी में जवाब दो। अब मफतलाल जी का जवाब अच्छा लगा हो तो इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन ताली बजा करके इनने अपनी मूछ पे बढ़ दिया। उस समय मूछ बड़ी हुआ करती थी क्योंकि कुंवारे थे। शादी के बाद में ये फसल कट जाती है और रोज रोज झुकने से तो अच्छा कि इस फसल को कटवा डालो और ताली बजा डालो। हाँ, तो इनने मूछ पे बढ़ दिया और कहा मैडम I beg to say that I am ill so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 4 days. Your obediently people X Y Z मफतलाल अग्रवाल, सुरीर मथुरा हिंदुस्तान। वो इनका चेहरा देखती रहो, चुपचाप आगे चली। मैंने भाई साहब आपने ऐसी क्या अंग्रेजी बोली, इसकी तो बोलती बंद हो गई। ये बोले इसकी बोलती कैसे बंद नहीं होती, अभी तो मैंने एप्लीकेशन सुनाई। काऊ का निबंध और माई स्कूल का निबंध पूरा याद था, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए भाई साहब। और देखिए अपन तो पत्नी पीड़ित आदमी भाई साहब, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा भाई साहब। संगीता तुम तो इन्हें देखकर मुस्कुराती रहो वरना ये उदास हो जाएंगे। अभी तो शहर में 2-4 हैं, कल से हजारों देवदास हो जाएंगे। देखो देवदास के नाम पे कितनी मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे। तो मुझे कुछ पंक्तियां, एक लड़के ने अपने दादाजी से कहा दादाजी आप छुप जाओ। दादाजी बोले क्यों छुप जाऊं मेरे स्कूल की मैडम आ रही है। अरे बेवकूफ, स्कूल की मैडम आ रही तो तू छुप, मैं क्यों छुपूं। तो पोता बोला दादाजी ऐसा है, मैं आज स्कूल में मैडम से बोल के आया था कि मैं 13 दिन तक स्कूल नहीं आऊँगा। तो दादाजी बोले ऐसा क्यों बोल के आया था। मैं बोल के आया था कि मेरे दादाजी सलट गए। ऐसे बच्चे हो गए भाई साहब। मेरा बच्चा इतना खतरनाक, मैंने कहा क्यों तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ। तो कि मास्टर का छोरा फेल हो गया। अरे मैंने कहा रिजल्ट तेरा पूछ रहा था कि डॉक्टर का छोरा फेल हो गया। अरे मैंने रिजल्ट तेरा पूछ रहा था कि वकील का छोरा फेल हो। मैंने एक दी झापट खींच करके बोला पापा तुम्हारे में अक्कल कब आएगी। मैंने क्यों, तो कि मास्टर का छोरा फेल, डॉक्टर का छोरा फेल, वकील का छोरा फेल, तो तुम कोई कलेक्टर हो जो तुम्हारी औलाद पास होगी। अरे मैंने कि पड़ोस की संगीता को देख, फर्स्ट डिवीजन पास हुई है। वो बोला उसका तो नाम मत लेना, उसको देखने के चक्कर में तो फेल हुआ हूं। और अपन ताली नहीं बजा रहे, ताली बजा ढंग से। तब जाकर के गुड़ देखते ही खाने की इच्छा होती है, नदी देखते ही नहाने की इच्छा होती है, माइक देखते ही गाने की इच्छा होती है, ढोल देखते ही बजाने की इच्छा होती है, चिलम हाथ में आते ही कस लगाने की इच्छा होती है, और लड़की को देखते ही मुस्कुराने की इच्छा होती है। नहीं, यहाँ के लोग बड़े शरीफ लोग हैं, सुरीर के लोग। अजय भाई, मैं बंबई की बात कर रहा हूँ, 60 साल का बुड्ढा भी अगर रोड पे जा रहा हूँ ना, सामने से 20 साल की लड़की आ रही है तो बासाब यूं देखें चश्मे में से, भले ही सामने से ट्रक और बासाब की फाइल निपट जाए, पर एक और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये वैलेंटाइन डे ने बिगाड़ा। हाँ, मेरे पड़ोस का एक लड़का 8 साल का सुबह सुबह तैयार हो गया 6 बजे। मैंने कह रहा तू 10 बजे पहले उठा नहीं, 6 बजे कैसे तैयार हो गया। बोले आज वैलेंटाइन डे है। अरे मैंने कहा हिंदी में समझा। वो बोला कुंवारों की देव उठनी 11, बसंत पंचमी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। मैं शाम को उसके घर पे गया, वो बिस्तर में लेटा। मैंने क्यों रे आज तो बसंत पंचमी थी, देव उठनी 11, क्या हुआ। तो कि एक लड़की के बाप ने देख लिया तो ढोल 11 बना दी। ये घटना घटती है भाई साहब। तब जाके कुछ कहने की कोशिश करता हूँ कि लड़की को देखते मुस्कुराने की इच्छा होती है, त्योहारों पर घर को सजाने की इच्छा होती है, अहिंसा परमो धर्म का अलग जगाने की इच्छा होती है, गाय माता के वंश को बचाने की इच्छा होती है, मगर जो वतन के साथ गद्दारी करे उन्हें सूली पर चढ़ाने की और आतंकवादियों को देखते ही गोली से उड़ाने की इच्छा होती है, उड़ाने की इच्छा होती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बेटा अगर गलत हरकत करे तो उसे डांट देना चाहिए। देखता हूं मैं तालियों में कितना दम है आपके। बेटा अगर गलत हरकत करे तो उसे डांट देना चाहिए। फसल में अगर कीड़े लग जाए तो कीटनाशक छांट देना चाहिए, और आतंकवादियों से बात करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बलि का बकरा समझकर उनकी गर्दनें काट देना चाहिए, काट देना चाहिए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वीरों का बलिदान सदा याद रहे, ये गुलशन सदा आबाद रहे, हम रहे न रहे, ऐ मेरे ईश्वर हिंदुस्तान सदा जिंदाबाद रहे, हिंदुस्तान सदा जिंदाबाद रहे।